हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 30 डेज बिफोर गेट 2017 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको सोचते ही सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब साल भर की मेहनत और आपके पेपर के बीच में सिर्फ 30 दिनों का फासला है। दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, नर्वसनेस से इंसान परेशान, ऊपर से 13-14 सब्जेक्ट का प्रेशर। क्या करें क्या ना करें की स्थिति इस तरीके से क्रिएट हो जाती है कि इंसान अजीब सा ही बिहेव करने लगता है, एज इफ उसे कुछ याद नहीं है। ये बहुत ही कॉमन है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि हमें कुछ याद नहीं है, ऐसा लग रहा है हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, एज इफ उन्होंने साल भर कुछ किया ही ना हो। ये सब नेचुरल है, सबको होता है, घबराने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं। आप एकदम नॉर्मल है, बिलीव मी। तो आखिरी के 30 दिन कहना चाहिए कि साल भर के 11 महीने या 10 महीने जितने आपने तैयारी की है वर्सेस ये 1 महीना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपने जो 11 महीने की तैयारी दिखाई, जो 11 महीने में परफॉर्मेंस दिखाया, और अब आपने जो 30 दिनों में दिखाना है वो उन 11 महीनों के बराबर होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि 30 दिन बाकी हैं पेपर में, तो जब 10 महीने में इतनी मेहनत की है तो इन 30 दिनों में भी उतने से ही काम चल जाएगा। तो ये पूरी तरह सही नहीं है। उसके पीछे रीज़न देना चाहूँगा, क्योंकि उन 10 महीनों में आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन ये जो आखिरी के 30 दिन होते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देते हैं, आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालते हैं, आप खुद भी परेशान होते हैं और अपनी पढ़ाई को भी उसी वजह से डिस्टर्ब करते हैं। तो इस 30 दिन में जितना आप सिलेबस को संभालें, जितना आप कोर्स को संभालें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को संभालें। तो उसके लिए मैं एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल लेके आया हूँ, और आई मस्ट से कि आपके पढ़ाई का सिस्टम लेके आया हूँ, जिसकी वजह से जिसके वो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से, एज वेल एज आपको एक अलग ही रिजल्ट सामने आएगा। और ये जो भी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि हमें कुछ याद नहीं रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 7 पॉइंट बताऊंगा। उन 7 पॉइंट को आप फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, गो थ्रू फॉर्मूलाज। मैं वर्बली ही हर चीज़ आज आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। गो थ्रू फॉर्मूला से मेरा मतलब है कि आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके बैठें किसी भी दिन, तो आप सबसे पहले एक प्लेन पेपर में, फॉर एग्जांपल जैसा मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप पेज में जितने फॉर्मूले आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं आप सब लिख डालिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.25 घंटा लेगा, लेकिन आप 1 सेकंड में अपने दिमाग में पूरे सब्जेक्ट को एक रिवाइंड में डाल के वापस से प्ले करके आप इतना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मेथड से आप अपने दिमाग को जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसके अंदर अपन डाल के चालू करते हैं, हार्डली 1 से 2 मिनट में वो हर चीज़ को उथल पुथल मचा के मसाले बना के रख देता है सामने। बस बिल्कुल वैसा ही करना है। ये जो तरीका है, ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर मिक्सर ग्राइंडर का ही काम करेगी। दिमाग में जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, आपके दिमाग में 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर सब कुछ रिवाइंड होके प्ले होके आपको एक स्टेबिलिटी दे देगा कि आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप बनी हुई है। आपको उस सब्जेक्ट को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं डालूंगा पॉइंट, कैलकुलेटर का यूज़। कैलकुलेटर वर्किंग, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि लोगों से कितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उस वजह से उनका कॉन्सेप्ट, उनका आंसर, उनका सब कुछ रखा रह जाता है और आंसर गलत हो जाता है, आप निगेटिव कर देते हैं। आपको इस 1 महीने में अपनी उंगलियों में, अपने फिंगर्स में, कर्सर के थ्रू, माउस के थ्रू इस तरह से ग्रिप बनानी है उस वर्चुअल कैलकुलेटर में कि आपका 1 डेसिमल की भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि ऐसे एक्सक्यूजेस गेट नहीं सुनता।
नेगेटिव मतलब नेगेटिव, गलत आंसर मतलब गलत, थोड़ा बहुत से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस 1 महीने में आप जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये टाइम बचाता है। जहाँ बाकी जनता, बाकी 60-70% लोग कैलकुलेटर यूज़ करने में परेशान होंगे एट द टाइम ऑफ पेपर, आपकी जो 1 महीने की मेहनत है, जो आपने रिगरसली की है कैलकुलेटर हैंडल करने में, वो आपकी उस समय पे टाइम बचाएगी, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर जो कि गेट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑल द टाइम। आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, भले वो सिंपल कैलकुलेशन हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, कि जितना ज़्यादा हो सके आप बाय हैंड कैलकुलेशन कीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके सिंपल कैलकुलेशन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आपको कैंसिल आउट करना है, तो आप मत यूज़ कीजिए उस कैलकुलेटर को। आप अपने ही मेथड से, अपने जो कन्वेंशनल मेथड होते थे जिन्हें हमने बचपन से पढ़ा है, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड ऑल, वो आप उसी समय वर्बली कीजिए। तीसरा पॉइंट आता है कि मॉक टेस्ट्स को हम कैसे दें। तो इनफैक्ट ये आप सबको भी इन चीज़ों का अंदेशा होगा, अंदाज़ा होगा कि हमारे पास 2 स्लॉट हैं पेपर के, एक मॉर्निंग है, एक आफ्टरनून है। तो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स कि जो 9 से 12 का टाइम है, अगर आप मॉक टेस्ट इसी टाइम पे देते हैं, और जो 12 से 2 से 5 बजे का टाइम है, अगर आप आफ्टरनून सेशन और मॉर्निंग सेशन को उसी हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से आपको अलॉट किया गया है। आई होप बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आपको आपके टाइम टेबल से पता चल चुके होंगे कि किस दिन किस टाइम पे कौन सा टाइम स्लॉट आपको मिला हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड कि आप मॉर्निंग में ही 9 से 12 अपने पेपर को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के हिसाब से दें। उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपका जो दिमाग है वो 1 महीने के अंदर इतना हैबिचुअल हो जाएगा 9 से 12 प्रॉपरली काम करने में, कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह का रिकॉल प्रॉब्लम, किसी भी तरह का फॉर्मूला याद करने की दिक्कत कुछ होगी ही नहीं। एंड आई एम वेरी 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 श्योर अबाउट इट। मैं आप लोग को जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, उसका जीता जाता सबूत मैं खुद हूँ। मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को फॉलो करके हमेशा से अच्छा नंबर स्कोर किया है। आप 9 से 12 बैठिए, 2 से 5 बैठिए, 1 महीने तक जब आप लगाएंगे ना, तो नोट कर लीजिए कि जिस दिन, यानी 4 फेब को आपका पेपर होगा, तो 4 फेब के दिन आपको लगेगा ही नहीं कि आप गेट 2017 में अपीयर हो रहे हैं। आप उस दिन को भी बिल्कुल कैजुअली देंगे। ऐसा लगेगा कि आपको कि आप वही रूटीन पे एक और पेपर देने जा रहे हैं, दैट्स इट। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। 5th ऑफ फेब को आपको पता चलेगा कि आपने जो 1 महीने तक किया, आखिर 4th फेब को वो आपके काम कैसे आया। और एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है मॉक टेस्ट देने से, कि आपको जो आपने सुबह सुबह फॉर्मूला रिवाइंड किया है अपने दिमाग पे, वो फॉर्मूले आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इनफैक्ट मॉक टेस्ट के लिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। फिर 4th पॉइंट में लिखूँगा, जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, आप अपनी गलतियाँ देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, कोशिश कीजिए कि आप वो वन हेड में दें, सिंगल हेड में दें, बिल्कुल भी गैप नहीं। कुछ भी हो जाए बीच में, आपको टेस्ट रोकना ही नहीं है। आप पूरा टेस्ट दे के ही उठेंगे, तभी आपको फील आएगी कि हाँ, आप पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसे थॉरली रिवाइज कीजिए। आपसे क्या गलतियाँ हुई, क्यों हुई, कहाँ सिली मिस्टेक्स थी, कहाँ आप पूरे पेपर को, अगर आप 3 आवर का पेपर देते हैं, तो उसके बाद के कम से कम 2 आवर एनालिसिस में निकालिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको ये 3 आवर जितना हेल्प करेंगे, ये उससे 3 गुना ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि 3 आवर में जो आपके सही हुए क्वेश्चंस, वो तो आपके सही ही हुए, उसको तो सोचना ही नहीं है। आप जानते हो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन जो गलत हुए, वो क्यों गलत हुए, अगर आपने ये पकड़ लिया, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आना है। फिर बात करूंगा मैं अगले पॉइंट की, कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आपने जो 10 महीने में पढ़ा सडनली एट वंस आपके सामने आएगा तो आप अपने ही बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स में, अपने ही बनाए हुए थॉट्स में आप फेल हो सकते हैं। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हें दोबारा रेफ़र करें, हर एक चीज़ को फिर से उसी तरह से विजुअलाइज़ करें जैसा आपने किया था at the time of studying, at the time when 5 or 6 months were there before the examinations. तो आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें थॉरली डेली। फिर अगला पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है तो उसके बाद आप बुक को रेफ़र करें। एज वेल एज उसके क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी हो सकता है। रिलेशन ये हो सकता है कि आपने इसको बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इसी बुक का सहारा लिया हो जिसे आप बाद में रेफ़र कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो आपको काफ़ी कम देना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए टाइम मिलेगा कि आप बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे। बुक के क्वेश्चंस लगाने से मेरा मतलब है कि ऑल्दो हम जानते हैं कि गेट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई डेरिवेशन 10 लाइन का 10 पन्ने का है तो हो सकता है गेट बीच से कोई चीज़ उठा के आपसे पूछते हैं। तो उससे क्या होगा, जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल लाइन क्वेश्चन, 2 लाइन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो काफ़ी इलाबोरेटेड, काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को फाइनल टच के लिए यूज़ करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप इन फाइनल टचेस को देखेंगे कि 5th लाइन का पूछा हुआ सवाल मुझे आ गया जस्ट बिकॉज कि मैंने बुक के क्वेश्चंस लगाए थे, देन यू विल फील रियली गुड। आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतने अंदर से आप खुद के लिए एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बन चुके होंगे कि यस, मैंने वो काम उस दिन किया था, आई डिड दैट वर्क दैट डे, सो इट्स पेइंग मी नाउ। अगला पॉइंट लिखना चाहूँगा, इस टाइम में प्लीज़ गाइज, नो मूवीज़, नो रोमिंग अराउंड। आप कोई भी चीज़ ऐसी मत कीजिए जिसका इमेज आपके दिमाग पे बार बार आए। मूवीज़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मूवीज़ हम जब देखते हैं तो हम इतने कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, आप खुद, मतलब कहना चाहूँगा एक चीज़ और कि आप खुद सोचिए कि आपको किसी मूवी का 2 बार 3 बार देखा हुआ सीन कितना अच्छे से याद रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप 2 से 3 बार भी पढ़ लीजिए, फिर भी आपको उसकी हर चीज़ नहीं याद आएगी। उसके पीछे रीज़न है कि जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आपका 80 to 90% कॉन्सेंट्रेशन मूवी पे रहता है। दिस इज द रीज़न, कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज़ होनी चाहिए गेट के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ। और उस समय पे अगर आपका 80-90% कॉन्सेंट्रेशन अगर मूवीज़ पे चला गया, या फिर आपके दिमाग में, होता क्या है जब आप मूवीज़ देख के आते हैं तब तो आपको कुछ किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब आप मूवी देख के आते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में रिवाइंड हो के प्ले होती रहती है। तो वो चीज़ आपको इस तरह से हार्म करेगी कि आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे आपका दिमाग ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। एंड इनफैक्ट इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो। इस चीज़ का मैंने भी झेली हुई है ये चीज़। तो मैं तो ये बिल्कुल, इसलिए मैंने इन 7 पॉइंट्स में कमिंग 7th से पहले वाले पॉइंट में मैंने इस चीज़ को रख दिया कि मैं भूल ना जाऊँ इस चीज़ को। हाँ, अगर आप NPTEL और या फिर कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कहने का मतलब है आप पढ़ाई से ही घिरे रहिए। अपने दिमाग को किसी भी दूसरी चीज़ के लिए एटलीस्ट फॉर दीज 30 डेज मत डालिए। ये 30 दिन के बाद आप कुछ भी करिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर इन 30 डेज़ को आपने उन 11 महीने 10 महीने की प्रिपरेशन के हिसाब से निकाल दिया ना, आपको रिज़ल्ट बताएगा। फिर मैं कोई और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ रिज़ल्ट आपका आपके सामने होगा और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। लास्ट पॉइंट 7th, एज आई सेड, ये इसको मैं रेड से लिखना चाहूँगा ताकि आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। And have trust on God.
बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ये जो एक फ़ील आती है अंदर से कि हमने कुछ भी पढ़ा है वो हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, वेदर इट विल हेल्प मी और नॉट, कुछ नहीं। खुद पे भरोसा है तो आप करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ऊपर वाला है, आप भगवान पे भरोसा करिए। हाँ, भगवान है, मानिए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए कि हाँ, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए ही विल हेल्प मी। और टाइम की बात की जाए कि आपको कितने टाइम तक कितने दिन पर डे बैठना है, तो आई वुड सजेस्ट रफली 12 to 15 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। 12 to 15 आवर्स अगर आप बैठ रहे हैं तो मैं इन 12 to 15 आवर्स को भी थोड़े से टाइम में 2 मिनट में आपको बता देता हूँ हाउ टू स्पेंड दिस टाइम। आप अगर 3 आवर्स मॉक टेस्ट में निकाल दें, 2 आवर्स मॉक टेस्ट को एनालिसिस में निकाल दें, को एनालाइज करने में निकाल दें, फिर कॉन्सेप्ट रिवीजन में अगर आप 3 घंटा और निकाल दें, इससे पहले मैं चलिए 2 आवर्स ले लेता हूँ फॉर्मूलाज के लिए। उसके बाद अभी हमारे पास 10 घंटे का हिसाब हो गया। अब 12 से 15 मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ 13 आवर्स अगर आप सपोज पढ़ाई को दे रहे हैं तो इन 30 दिनों के लिए। तो जो आपका 3 आवर्स रिमेनिंग होंगे वो आप बुक के क्वेश्चंस लगाइए। सी इट्स वेरी सिंपल, आपका बहुत अच्छा बन रहा है टाइम टेबल। कितना सिंपल है, 2 आवर आप सिर्फ 2 आवर्स के लिए आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिखिए, 3 आवर का अगले जो भी आपका स्लॉट है 9 to 12 या फिर 2 to 5 उसमें आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। 2 घंटे कम से कम मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए लगाइए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को कतई मत भूलिए। और ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कि आज का मैंने पेपर दिया तो मैं उसको कल एनालाइज करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का पेपर आज ही एनालाइज होगा, आज ही हर कंक्लूजन निकाला जाएगा, कल पे कुछ नहीं टिका हुआ है। फिर 3 आवर में आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, 3 आवर में आप बुक क्वेश्चंस करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कम से कम 1 घंटा डेली 1 आवर फॉर रिक्रिएशन इंक्लूडिंग नो टीवी, नो मूवीज। सिर्फ आप कुछ खेल सकते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर, आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, आप शाम को टहलने जा सकते हैं, जॉगिंग पे जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। इस तरह से आपको एटलीस्ट 1 घंटे निकालने हैं बीच में। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपको आपके दिमाग को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। ये जो इतना सा टाइम है ना, 10 घंटे का, 12 घंटे का, ये टाइम आप इससे भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। आप 10 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं 10 आवर्स में से आप कम से कम इसे 15 आवर्स निकालिए। वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आपने फिजिकली 10 आवर्स दिया तो आपके जो 15 आवर्स है ना, ये उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और बीच में ही गेम खेल देता है ये जो आपका 1 आवर रिक्रिएशन मैंने लिखा है, यही चीज़ बीच में गेम खेल देता है। रीज़न इज़ कि आप उस 1 घंटे के लिए पढ़ाई से दूर होते हैं, लेकिन आप पढ़ाई से हटते नहीं हैं। आप पॉज लगाते हैं वहाँ पर, आप डायरेक्शन नहीं चेंज करते। देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो ये कहानी हो जाएगी। फिर आपके दिमाग कुछ और सोचने लगेगा, कुछ और प्ले करने लगेगा दिमाग में। नहीं, जब आप दौड़ेंगे तो आपका दिमाग कुछ नहीं सोच रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, और अगर सोच भी रहा होगा तो होपफुली इसी के लिए सोच रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये है आपका अगले 30 दिनों का टाइम टेबल। आई होप इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने नहीं करने को कही हैं वो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ 30 दिन की बात है। 30 दिन के बाद आप आज़ाद हैं, आपको जो मन में आएगा आप करेंगे, आप खुशी खुशी करेंगे। एक बार अच्छी रैंक पाने की खुशी जब हाथ में होती है ना, उसके बाद दुनिया की हर खुशी एक तरफ, वो रैंक मारने की खुशी एक तरफ।
सो फ्रेंड्स, अभी तो लगभग 30 दिन का हिसाब किताब मैं डाल रहा हूँ, और जैसे ही 15 डेज़ होंगे बाकी पेपर से पहले, तब मैं फिर एक और वीडियो अपलोड करूँगा कि आप बचे हुए 15 डेज़ में कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्या ना करें कि लाइन्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि क्या करें तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम में पैनिक होना, नर्वस होना, ये सब ना करें। उन सब चीज़ों से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करूँगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग। एंड भगवान आपकी मदद करे, आपको एकाग्रित रखे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखे।